हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग समाजशास्त्र में घटना चक्र को पढ़ रहे हैं। तो घटना चक्र में 8 चैप्टर डाउनलोड हो चुका है और 9 चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। जो पीजीटी, यूपी पीजीटी, टीजीटी, स्टेट, बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0, 5.0 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो चलिए हम लोग सामाजिक क्रिया आज पढ़ेंगे। तो सामाजिक क्रिया से पहला क्वेश्चन देखते हैं। और 8 चैप्टर का वीडियो डाउनलोड हो गया है, तो आप लोग जरूर उसको देखिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावनात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरतापूर्ण व्यवहार का, विवेक सम्मत व्यवहार का। तो इसमें क्या होगा? तो ये ऑप्शन सही होगा, भावनात्मक भावनात्मक व्यवहार का। ठीक है, ये होगा भावनात्मक व्यवहार का। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावनात्मक व्यवहार का। इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह भावनात्मक सामाजिक क्रिया व्यवहार का उदाहरण है। यह क्रिया व्यक्ति के राग, द्वेष, प्रेम, घृणा जैसे भाव से प्रेरित होकर करता है। सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय वस्तु बनाने का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है। मैक्स वेबर ने ही सर्वप्रथम कहा समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या, यह किसने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? तो मैक्स वेबर ने कहा था। सामाजिक क्रिया पर ज्यादातर जोर देते हैं मैक्स वेबर ने ही। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यह कथन किसका है? ए कथन सत्य है या असत्य पूछ रहा है। ए है सत्य है, बी है असत्य है, सी है ए बी दोनों सही है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? तो सत्य है। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। कथन सत्य है। सामाजिक क्रिया भूत, भविष्य अथवा वर्तमान द्वारा सामाजिक क्रिया भूत, भविष्य, वर्तमान द्वारा किसी क्रिया या व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। इस तथ्य को विभिन्न दृष्टांतों द्वारा स्पष्ट किया गया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहायता करता है तथा वह कुछ समय बाद बदले में दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है तो उस उसका वह व्यवहार भूतकालिक क्रिया द्वारा प्रभावित माना जाएगा। दूसरा दृष्टांत इस प्रकार का हो सकता है दूसरा दृष्टांत इस प्रकार का हो सकता है। एक व्यक्ति ने एक सन्यासी को भिक्षा दी तथा उस सन्यासी ने बदले में उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया। यह व्यवहार वर्तमान क्रिया द्वारा प्रभावित माना जाएगा। इस प्रकार किसी क्रिया का संबंध भविष्य के प्रभाव से भी हो सकता है। इस विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि सामाजिक क्रिया किसी न किसी काल के व्यवहार से अवश्य भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराव, बी है ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति, सी है दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद गुस्सेबाजी करना, डी है वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छत्ता लगाना। तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। दो सवाल क्रिया का बात पूछ रहा है, तो मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन होगा? तो दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद गुस्साबाजी। क्रिया वही होता है जहाँ एक दूसरे के प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया उसे क्रिया कहते हैं। साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराव हुआ, लेकिन वो उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई, वो चला गया, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए एक सामाजिक कृत्य का दृष्टांत नहीं हो सकता। ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति, तो ट्रेन में तो सभी लोग सफर कर रहे हैं, एक दूसरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया की बात कहाँ आएंगे? वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना, तो इसमें भी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। एक दूसरे की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया वही मतलब सामाजिक क्रिया का रिएक्शन होगा, सामाजिक कृत्य का दृष्टांत होगा। ये मैक्स वेबर के अनुसार है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। सामाजिक क्रिया का तात्पर्य कोई घटना या मात्रा क्रिया नहीं। मैक्स वेबर घटना या क्रिया से सामाजिक क्रिया का स्पष्ट भेद स्थापित करते हैं। उनकी निगाह में घटना जाने अनजाने किए गए व्यक्ति के उस व्यवहार को कहते हैं जिसका कोई उद्देश्य न हो जिसका कोई उद्देश्य न हो स्थापित करते हैं। उनकी निगाह में घटना जाने अनजाने किए गए व्यक्ति के उस व्यवहार को कहते हैं जिसका कोई उद्देश्य न हो। राह चलते दो साइकिल सवारों का अचानक एक दूसरे से टकरा जाना घटना है, सामाजिक क्रिया नहीं, क्योंकि एक दूसरे टकराना उद्देश्य नहीं था। यह तो अचानक ऐसा हो गया, परंतु दोनों साइकिल सवार यदि परस्पर टकराने से बचने का प्रयास करते हैं या टकरा जाने के बाद परस्पर वाद विवाद या हाथापाई करते हैं तो उसे सामाजिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है, ये किस प्रकार की क्रिया है? एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है, किस प्रकार का क्रिया है? ए ऑप्शन है विवेकपूर्ण, जो रेशनल, बी है मूल्यांकनात्मक, वाटर नेशनल,
रेशनल, सी है ये बी दोनों, डी है भावनात्मक इफेक्चुअल। तो इसका डी ऑप्शन सही है, भावनात्मक इफेक्चुअल। भावनात्मक इफेक्चुअल थोड़ा धुंधला दिख रहा है। तो भावनात्मक क्रिया ये है, एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारते हैं, किस प्रकार की क्रिया है? तो भावनात्मक एक इफेक्चुअल। ठीक है। भावनात्मक क्रिया वह है जो प्रेम, दया, सहानुभूति, क्रोध, घृणा आदि से तत्काल प्रभावित होकर की जाती है। जैसे माँ द्वारा अपने बच्चे को क्रोधित होकर चाटा मारना, मित्र को देखकर भाव विह्वल होना, शत्रु को गालियां देना, अथवा टीम 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 के जीतने पर पटाखा छोड़ना आदि इस तरह की क्रियाओं में आवेग का तत्व मुख्य तत्व होता है। ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस घटना चक्र में सामाजिक क्रिया में 4 ही क्वेश्चन था। तो अब हम लोग 10वां चैप्टर देखेंगे। ठीक है, प्राथमिक अवधारणाएं। तो हम लोग घटना चक्र में 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, प्राथमिक अवधारणाएं। तो प्राथमिक अवधारणाएं एवं द्वितीयक अवधारणाएं में देखेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है? किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया सामाजिक समूहों में होती है? ए ऑप्शन है कोजर व रोजरवर्ग, बी ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, सी ऑप्शन है सी एच कूले, डी ऑप्शन है किंग्सले डेविस। क्या होगा इसमें? तो बी ऑप्शन सही होगा, टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स के अनुसार हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में होती है। प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उन समूहों से होता है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने घनिष्ठ संबंध होते हैं, साथ ही पारस्परिक सहयोग इसकी अनिवार्य विशेषता होती है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पुस्तिकाएं किसने कहा? ए है समनर, बी है बुगार, सी है कूले, डी है मैकाइवर एंड पेज। प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पुस्तिकाएं किसने कहा है? तो कूले ने कहा है। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पुस्तिकाएं कहा है क्योंकि महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से इनका स्थान प्रथम है। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। ए है औपचारिक नियम, बी है इकारनामा एक अस्तित्व, सी है एक छोटा आकार, डी है आमने सामने का संपर्क। प्राइमरी ग्रुप के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, इसमें ध्यान देना है। ए औपचारिक नियम, बी है इकरारनामा का स्थायित्व, सी एक छोटा आकार, डी है आमने सामने का संपर्क। तो इसमें ए ऑप्शन होगा औपचारिक नियम। प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है औपचारिक समूह, कहें कि प्राइमरी ग्रुप में अनौपचारिक समूह चलता है। ठीक है। अनौपचारिक औपचारिक अनौपचारिक अनौपचारिक चलता है, प्राइमरी ग्रुप में आ जाते हैं पास पड़ोस परिवार, इसलिए अनौपचारिक होता है। औपचारिक में स्कूल, विद्यालय, लाइब्रेरी सब औपचारिक, ऑफिस सब औपचारिक में आ जाता है, तो प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है औपचारिक नियम। ये सब इकारना एक छोटा सा आकार, इकारनामा का अस्तित्व, आमने सामने का संपर्क क्या है? तो अनौपचारिक है। ठीक है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है लघु आकार, आमने सामने का संबंध, तुलनात्मक स्थिरता, लक्ष्यों की समानता, स्वतः विकसित व्यक्तित्व, घनिष्ठ संबंधों की प्रधानता और औपचारिक संबंध, सर्वव्यापकता आदि औपचारिक नियमों इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह का क्या नाम है? ए है द्वितीय समूह, बी है संदर्भ समूह, सी है प्राथमिक समूह, डी है औपचारिक समूह। तो इसको आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह को क्या नाम दिया जाएगा? प्राथमिक समूह दिया जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। आमने सामने के घनिष्ठ संबंध वाले समूह का क्या नाम दिया जाएगा? तो प्राथमिक समूह दिया जाएगा। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सी एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? ए है शारीरिक समीप्यता, बी है छोटा आकार, सी है संबंध स्वयं साध्य होते हैं, डी है संबंधों की लघु अवधि। इनमें से प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। शारीरिक समीपता, छोटा आकार, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंधों की लघु अवधि। तो इसमें डी नहीं होगा, संबंधों की लघु अवधि नहीं होगा। शारीरिक समीपता, छोटा आकार, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, ये तीनों प्राथमिक समूह की विशेषता है। प्राथमिक समूह के जो द्वितीय समूह की विशेषता संबंधों की लघु अवधि होगा। संबंधों की लघु अवधि द्वितीय समूह की विशेषता है। प्राथमिक समूह की विशेषता शारीरिक समीपता, छोटा आकार, संबंध स्वयं साध्य होते हैं। 6वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए है परिवार, बी है स्कूल, सी है पड़ोस, डी है बच्चों के खेल समूह। तो इसमें स्कूल नहीं होगा, क्या है कि कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में परिवार, पड़ोस, बच्चों के खेल समूह, ये सब प्राथमिक समूह का उदाहरण है। स्कूल है जो द्वितीय समूह का उदाहरण है। ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं अब। प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। ए है कूले ने, बी है हटन ने, सी है लिंटन ने, डी है राधा कमल मुखर्जी ने। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, कूले ने। प्राथमिक समूह की अवधारणा सी एच कूले ने दिया है। ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? तो सी एच कूले ने। रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं पढ़ दूंगी 2 बार। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तावित किया है? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तावित किया है? ए ऑप्शन है GH मीड ने, बी ऑप्शन है CH कूले ने, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम ने, डी ऑप्शन है RK मटन ने। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, CH कूले ने। समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तावित किया है तो CH कूले है। CH कूले समाजशास्त्री थे जो प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तावित किए थे। तो चलिए 10वां क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इनमें से प्राथमिक समूह के उदाहरण है, पहला है ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है पड़ोस, सी ऑप्शन है क्रीड़ा समूह, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह सब प्राथमिक समूह के उदाहरण है। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन प्राथमिक समूह है? निम्नांकित में कौन प्राथमिक समूह है? ए ऑप्शन है मनोरंजन समूह, बी ऑप्शन है पिकनिक समूह, सी ऑप्शन है पड़ोस, डी ऑप्शन है तीर्थयात्री समूह। तो इसमें सी होगा, पड़ोस होगा। प्राथमिक समूह का उदाहरण जो है पड़ोस है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक समूह नहीं माना जाएगा? ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है आयु समूह, सी ऑप्शन है पड़ोस, डी ऑप्शन है भीड़। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्राथमिक समूह नहीं माना जाएगा? परिवार, आयु समूह, पड़ोस, भीड़। तो इसका डी होगा, भीड़ नहीं होगा, ये प्राथमिक समूह नहीं है। परिवार, आयु समूह, पड़ोस ये प्राथमिक समूह के उदाहरण है, भीड़ प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। तो 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से द्वितीय समूह कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है पड़ोस, बी ऑप्शन है पिकनिक समूह, सी ऑप्शन है मनोरंजन समूह, डी ऑप्शन है तीर्थयात्री समूह। तो इसमें द्वितीय समूह पूछ रहा है कि नहीं है, इसमें द्वितीय समूह, पड़ोस द्वितीय समूह नहीं होगा। पिकनिक समूह, मनोरंजन समूह, तीर्थयात्री ये सब द्वितीय समूह के उदाहरण है। पड़ोस है जो प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो हम लोग 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा द्वितीय समूह है? ए है परिवार, बी है ऑफिस, सी है बच्चों का खेल समूह, डी है पड़ोस। इसमें द्वितीय समूह का उदाहरण कौन सा है? तो ऑफिस द्वितीय समूह का उदाहरण है। परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस ये प्राथमिक समूह का उदाहरण है। ऑफिस है वो द्वितीय समूह का उदाहरण है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीय ऑफिस। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन सा एक द्वितीय समूह है? ए ऑप्शन है पड़ोस, बी ऑप्शन है परिवार, सी ऑप्शन है क्रीड़ा समूह, डी ऑप्शन है तकनीकी विशेषज्ञों का समूह। तकनीकी विशेषज्ञों का समूह, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, तकनीकी विशेषज्ञों का समूह। कौन सा द्वितीय समूह? तकनीकी विशेषज्ञों का समूह जो होगा वो द्वितीय समूह का उदाहरण है। परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह या प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? ए है परिवार, बी है बच्चों के खेल समूह, सी है पड़ोस, डी है तीनों। ये तीनों होगा, डी ऑप्शन सही है। प्राथमिक समूह के उधर परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस सभी प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? नहीं पूछा है कौन सा प्राथमिक समूह है। स्काउट, बी है साथी समूह, सी है विद्यार्थियों की कक्षा, डी है परिवार। तो इसमें स्काउट जो है वो प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा, परिवार यह प्राथमिक समूह का उदाहरण है। 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय समूह का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय समूह का उदाहरण? ए है विद्यालय, बी है परिवार, सी है गांव, डी है मित्रों का समूह। तो विद्यालय, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। विद्यालय द्वितीय समूह का उदाहरण है। परिवार, मित्रों का समूह, गांव ये सब प्राथमिक समूह का उदाहरण है। परिवार, मित्रों का समूह, गांव ये प्राथमिक समूह का उदाहरण है। विद्यालय है और द्वितीय समूह का उदाहरण है। तो 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? प्राथमिक समूह में सदस्यों की पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? ए है व्यक्तिगत संबंध, बी है औपचारिक संबंध, सी है जटिल संबंध, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका व्यक्तिगत संबंध होगा। प्राथमिक समूह में सदस्यों की पारस्परिक संबंधों की प्रकृति व्यक्तिगत संबंध के प्रकार के होता है। औपचारिक संबंध, जटिल संबंध ये नहीं होता है, इसमें व्यक्तिगत संबंध होता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषता है? तो इसका आंसर कूट में देना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सशक्त पहचान, दूसरा है साहचर्य का अविशेषीकृत चरित्र, तीसरा है प्रतिस्पर्धा, चौथा है तार्किक संबंध। इसमें कूट में उत्तर देना है इसका। ए है पहला और दूसरा दोनों, बी है पहला और चौथा दोनों, सी है पहला तीसरा चौथा, डी है पहला दूसरा तीसरा। इसमें क्या होगा? तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं कौन सी है? सशक्त पहचान, साहचर्य का अविशेषीकृत चरित्र, प्रतिस्पर्धा। तार्किकता नहीं होती है प्राथमिक समूह में, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? पूछ रहा है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? सेकेंडरी वाला द्वितीय। ए ऑप्शन है औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, बी ऑप्शन है आमने सामने पड़ता है, सी ऑप्शन है अवैयक्तिक होता है, डी ऑप्शन है सामान्यतया आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यह आमने सामने पड़ता है। सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो इसका आमने सामने पड़ता है। तो प्राथमिक समूह का है विशेषता, यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यह अव्यक्तिक होता है, यह सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। यह सब सेकेंडरी ग्रुप का उदाहरण है। यह आमने सामने पड़ता है, सो प्राइमरी ग्रुप का उदाहरण है। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। औपचारिक संबंध निम्न में से किस समूह का लक्षण है?
ए है प्राथमिक समूह, बी है द्वितीयक समूह, सी है स्थानीय समूह, डी है स्थायी समूह। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीयक समूह। औपचारिक संबंध निम्न में से किस समूह का लक्षण है? तो द्वितीयक समूह है, बी ऑप्शन सही होगा। घनिष्ठता से विहीन अनुभवों को प्रदर्शित करने वाले समूह द्वितीयक समूह कहलाते हैं। संपर्क की आकस्मिकता ऐसे समूह के अनुभवों का सार है। मानव जीवन में क्रम की दृष्टि से द्वितीयक समूह का स्थान दूसरा है। द्वितीयक समूह प्राथमिक समूहों की अपेक्षा बड़े अधिक औपचारिक, विशेषीकृत, अस्थायी तथा संपर्क की दृष्टि से अप्रत्यक्षता लिए होते हैं। श्रमिक संगठन, मजदूर यूनियन द्वितीयक समूह का ही एक उदाहरण है। तो 24 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा द्वितीय समूह का उदाहरण है? ए ऑप्शन है मजदूर यूनियन, बी ऑप्शन है परिवार, सी ऑप्शन है खेल समूह, डी ऑप्शन है मित्र समूह। इसका ए ऑप्शन सही होगा, मजदूर यूनियन। द्वितीय समूह का उदाहरण है मजदूर यूनियन, परिवार, खेल समूह, मित्र समूह, ये सब प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में किसने अर्ध प्राथमिक समूह शब्द को व्यक्त किया है? ए है समनर, बी है मैक्स वेबर, सी है कूले, डी है हिलर। निम्नांकित में किसने अर्ध प्राथमिक समूह शब्द को व्यक्त किया है? तो ए ऑप्शन है समनर, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है कूले, डी ऑप्शन है हिले। तो इसका आयोग ने स्टार दिया आंसर को। तो इसका सही आंसर तो कूले होगा, सी होगा, लेकिन इसमें आयोग ने नहीं माना है, फिर भी इसका ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका कूले का प्राथमिक समूह शब्द को व्यक्त किया है कूले ने। तो चलिए 26 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ए है टोनिज ने, बी है कूले ने, सी है डेविस ने, डी है बीरस्टीट ने। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कूले ने। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, कूले माना है। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नांकित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? निम्नांकित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन है सी एच कूले, बी ऑप्शन है जी एच मिड, सी ऑप्शन है राल्फ डेरेनडार, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। इसका ही कूले होगा, सी एच कूले। मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया है सी एच कूले ने। तो अब हम लोग सामाजिक समूह पढ़ेंगे। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का क्वेश्चन खत्म हुआ, अब सामाजिक समूह का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो अगला वीडियो में स्टार्ट होगा। तो आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, कैसी क्लास लगी। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इसमें से ज़रूर आएगा। आप लोग ज़रूर वीडियो देखिए और कमेंट शेयर कीजिए कैसी लगती है। ठीक है, तो शुभ रात्रि।